बॉटनी पेजाइजा। आज हम पेजाइजा फंगस के बारे में अध्ययन करेंगे। पेजाइजा पेजाइजा का वर्गीकरण जब हम देखते हैं तो इसे डिवीज़न यूमाइकोटा में रखा गया है। सब डिवीज़न एस्कोमाइकोटिना हैं, क्लास एस्कोमाइसिटीज हैं, सीरीज डिस्कोमाइसिटीज हैं, ऑर्डर पेजाइजेलीज, फैमिली पेजाइजेसी तथा जीनस पेजाइजा है। पेजाइजा की लगभग 50 जातियां हैं, जिनमें से अधिकांश मर्तोपजीवी हैं। ये प्रायः सड़े गले लट्ठों, वृक्षों की छालों तथा जंगलों की मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में हो पाए जाते हैं। कुछ जातियां जली हुई लकड़ी तथा कुछ अन्य कोप्रोफिलस हैं, जो कि गोबर आदि पर वृद्धि करती है। भारतवर्ष में इसकी लगभग 25 जातियां पाई जाती है, जिसमें से मुख्य रूप से पेजाइजा वेसिकुलोसा, पेजाइजा पस्टुलेटा, पेजाइजा कैटिनस, पेजाइजा एकिनोस्पोरा तथा पेजाइजा म्यूटिगुटुलेटा सामान्य रूप से पाई जाने वाली जातियां हैं। इसकी कायिक संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो कायिक संरचना में माइसिलियम इसका वेल डेवलप्ड, सुविकसित, शाखित व प्रायः पेरेनियल होता है। हाइपी पट्ट युक्त होते हैं तथा इसमें पट्ट पाए जाते हैं तथा इनकी प्रत्येक कोशिका एक केंद्र की होती है। हाइपी सबस्ट्रेटम के नीचे एक जटिल जाल के रूप में फैले रहते हैं तथा पोषक पदार्थों का अवशोषण करते हैं। सबस्ट्रेटम से ऊपर केवल फ्रूटिंग बॉडी, जिसे एपोथीशियम कहते हैं, वही जमीन से बाहर दिखाई देती है। एपोथीशियम को छोड़ करके बाकी संपूर्ण भाग इसका भूमिगत होता है। जनन, पेजाइजा में जनन। इसमें जनन 2 विधियों के द्वारा संपन्न होता है, जिसमें अलैंगिक तथा लैंगिक विधियां पाई जाती है। अलैंगिक जनन अधिकांश जातियों में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, फिर भी इसमें पेजाइजा की 2 जातियों में अलैंगिक जनन पाया जाता है, जो कि कोनिडिया व क्लेमाइडोस्पोर्स द्वारा संपन्न होती है। इसमें पेजाइजा रिपेंडा व पेजाइजा वेसिकुलोसा में कोनिडिया एवं क्लेमाइडोस्पोर्स द्वारा अलैंगिक जनन होता है। कोनिडिया निर्माण के समय कुछ कवक तंतुओं की सीधी वृद्धि होती है, जो कोनिडियोफोर के रूप में कार्य करते हैं। इनके शीर्ष भाग फूल करके एक वेसिकल नामक संरचना बनाते हैं, जिसकी सतह पर अनेक कोनिडिया बनते हैं। ये कोनिडिया रंगहीन, दीर्घवृत्ताकार तथा पतली भित्ति युक्त होते हैं। किसी उपयुक्त सबस्ट्रेटम में गिरने पर अनुकूल परिस्थितियों में इनके अंकुरण से, कोनिडिया के अंकुरण से नया कवक जाल या माइसिलियम बनता है। क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा भी पेजाइजा में अलैंगिक जनन की विधि पाई जाती है। क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण कवक तंतु की कोशिकाओं द्वारा होता है। ये क्लेमाइडोस्पोर्स मोटी भित्ति वाले डोरमेंट सेल्स हैं। इनका निर्माण कवक तंतु में इंटरकेलरी पोजीशन में एकल अथवा श्रृंखलाओं में होता है। अनुकूल परिस्थितियों में कोनिडियम की तरह
क्लेमाइडोस्पोर्स का जर्मिनेशन भी जर्म ट्यूब द्वारा होता है। पेजाइजा में लैंगिक जनन। पेजाइजा में विशेष प्रकार के जननांग नहीं पाए जाते हैं, अर्थात पूधानी व एस्कोगोनियम जैसी कोई संरचना इसमें नहीं पाई जाती है। इसलिए इसमें लैंगिक जनन सोमेटोगेमस कोपुलेशन विधि द्वारा संपन्न होता है। सबस्ट्रेटम के नीचे स्थित माइसिलियम की कुछ शाखाओं का प्रोटोप्लाज्म सघन होता है। इनकी कोशिकाएं एक अथवा बहुकेंद्रकी होती है। इन कवक तंतुओं की समीपवर्ती कोशिकाएं आपस में फ्यूज होकर के डाइकैरियोटिक यानी द्विकेंद्रकी कोशिकाओं का निर्माण करती है। कभी कभी एक ही कोशिका के दो केंद्रक आपस में केंद्रक युग्म डाइकैरियन बना लेते हैं। यह प्रक्रिया ऑटोगेमस पेयरिंग कहलाती है। द्विकेंद्रकी कवक तंतुओं डाइकैरियोटिक हाइपी की कोशिकाएं एस्कोजिनस हाइपी बनाती है। पेजाइजा वेसिकुलोसा में डाइकैरियोटिक सेल सीधे ही एस्कस मदर सेल के रूप में कार्य करती है। पेजाइजा में एस्कोमाइसिटिस वर्ग के अन्य कवकों की भांति एस्कस के निर्माण में क्रोजियर का निर्माण नहीं होता है। एस्कोजिनस हाइपी की शीर्षस्थ कोशिका ही एस्कस मदर सेल के रूप में कार्य करती है। इसमें उपस्थित केंद्रक युग्म के दोनों केंद्रक आपस में मिल करके एक द्विगुणित केंद्रक यानी डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं। यह कोशिका लंबाई में वृद्धि करके एक बेलनाकार अथवा क्लब शेप्ड संरचना बनाती है, जिसे एस्कस कहते हैं। इसमें उपस्थित डिप्लॉइड न्यूक्लियस में एक अर्धसूत्री तथा उसके बाद एक समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 8 अगुणित केंद्रक बन जाते हैं। प्रत्येक केंद्रक अपने चारों ओर एक भित्ति स्त्रावित करके एक एस्कोस्पोर बनाता है। इस प्रकार प्रत्येक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ये एस्कोस्पोर्स अंडाकार अथवा दीर्घवृत्तीय तथा एक केंद्रकी होते हैं। एपोथीसियम, जैसा कि बताया गया था कि एपोथीसियम ही इसका वायवीय भाग होता है, जो जमीन से बाहर निकला हुआ रहता है, और इसमें एसाई व्यवस्थित रूप से पाए जाते हैं। एसाई को धारण करने वाली संपूर्ण संरचना को एपोथीसियम कहते हैं, जो एक कपनुमा संरचना है। एपोथीसियम ही इसका एक फलन पिंड है, जो प्यालेनुमा या कपनुमा संरचना की तरह दिखाई देता है। एसाई इसमें अंदर की ओर आपस में समानांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। एपोथीसियम सवृंत भी हो सकता है या अवृंत भी हो सकता है। इस एपोथीसियम का व्यास 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होता है। जनरली यह एक कॉन्टोर्टेड अथवा मुड़े होते हैं। जब इसका अनुदैर्ध्य काट यानी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन से हम इसका अध्ययन करें तो इसकी आंतरिक संरचना में सुस्पष्ट निम्न 3 क्षेत्र दिखाई देते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला जो क्षेत्र है उसे हम हाइमीनियम कहते हैं। हाइमीनियम एपोथीसियम की सबसे भीतरी परत है। यह हाइमीनियम संरचना एसाई एवं पैराफाइसिस से मिलकर के बनी होती है। ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं एपोथीसियम की सतह के समकोण पर व्यवस्थित रहती है। जैसा कि इस एपोथीसियम का अनुदैर्ध्य सेक्शन का काट हम चित्र में देखते हैं, तो ये देखिए, इसके
प्यालेनुमा जो संरचना है, इसके सबसे भीतर की ओर जो संरचना दिखाई दे रही है उसे हम हाइमीनियम कहते हैं। और इसका निर्माण ये एस्कोस्पोर्स हैं। एस्कोस्पोर्स एस्कस के अंदर पाए जाते हैं। तो एसाई, बहुत सारे एसाई जो कि क्लब शेप्ड संरचना है, और इसके साथ ही पैराफाइसिस जो कि अशाखीय संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये दोनों जो हैं इसमें इस संरचना के समकोण पर लगे हुए रहते हैं। इस प्रकार हाइमीनियम का निर्माण एसाई और पैराफाइसिस इन दोनों के मिलने से हाइमीनियम का निर्माण होता है। दूसरी संरचना है सब हाइमीनियम। हाइमीनियम से अंदर की परत सब हाइमीनियम कहलाती है। सब हाइमीनियम इसके अंदर की परत है। ये देखिए, इसमें ये चित्र में दिखाया गया है सब हाइमीनियम। यह हाइमीनियम आ गया ऊपर, ये सब हाइमीनियम है। यह हाइपी के समानांतर व्यवस्थित होने से इसका निर्माण होता है, अर्थात सब हाइमीनियम का निर्माण कई सारे हाइपी आपस में मिल करके एक जाल, एक नेटवर्क लाइक संरचना बनाते हैं, उससे हम सब हाइमीनियम कहते हैं। और सबसे भीतरी एपोथीशियम का सबसे बाहरी स्तर जो है उसे हम हाइपोथीशियम कहते हैं। सबसे बाहरी जो स्तर है उसे हाइपोथीशियम कहते हैं। हाइपोथीशियम का निर्माण अनेकों स्टीराइल हाइपी के मिलने से होता है। एपोथीशियम से एस्कोस्पोर्स का डिस्पर्सल ह्यूमिड वातावरणीय दिशाओं में होता है। ये अंकुरित होकर के एक नया कवक जाल बनाते हैं। पेजाइजा का जो एपोथीशियम है, इसमें यह देखिए अनुदैर्ध्य काट का इसमें चित्र दिखाया गया है। इसमें तीनों भाग जो है अच्छी तरह से दिखाए गए हैं। ये सबसे बाहरी जो हाइपोथीशियम, इसे पेरिडर्म कहते हैं। सब हाइमीनियम आ गया, और इसका जो भीतरी स्तर है उसे हाइमीनियम कहते हैं। और हाइमीनियम जो है इसमें एसाई और पैराफाइसिस दोनों के मिलने से होता है। तो इस प्रकार इसके जीवन चक्र में लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन, दोनों जनन से इसका जीवन चक्र संपन्न होता है। इसमें पेजाइजा का जो माइसिलियम है अनुकूल परिस्थितियों में कोनिडिया व क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा जनन करते हुए नया माइसिलियम का निर्माण करता है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो इसमें सेक्स ऑर्गन तो बनते नहीं है, खुद के ही जो है कायिक माइसिलियम है, कायिक हाइपी आपस में मिल करके फ्यूज हो जाते हैं, और इस सोमेटोगेमी विधि कहलाती है। और इससे जो पास की जो कोशिकाएं हैं वो आपस में मिल करके दोनों के जो न्यूक्लियाई हैं वो एक ही सेल में, इसकी जो कॉमन वॉल है वो डिजोल्व हो जाती है और दोनों केंद्रक एक ही सेल में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की सेल को हम डाइकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसमें क्रोजियर का निर्माण होता नहीं है, और डाइकैरियोटिक सेल सीधे ही एस्कोजिनस हाइपी का निर्माण करती है। एस्कोजिनस हाइपी आगे चल करके एस्कस मदर सेल का कार्य करती है। एस्कस मदर सेल में दोनों अगुणित केंद्रक आपस में फ्यूज होकर के कैरियोगेमी के द्वारा द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करते हैं। और द्विगुणित केंद्रक और ये संपूर्ण एस्कस मदर सेल और आगे जाकर के कैरियोगेमी के द्वारा जो संपूर्ण संरचना है इसे हम एस्कस कहते हैं। और इसी के भीतर, एस्कस के भीतर जो द्विगुणित केंद्रक है उसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होगा जिससे 4 पुत्री केंद्रक बनेंगे, और एक समसूत्री विभाजन होगा जिससे 8 टोटल जो है कुल 8 अगुणित केंद्रक का निर्माण होगा। और इन अगुणित केंद्रकों के चारों ओर कोशिका द्रव्य इकट्ठा होकर के इसका कायंत्रण एस्कोस्पोर्स में हो जाता है। एस्कोस्पोर्स एस्कस के फटने से बाहर आ जाते हैं और इनके अंकुरण से नया माइसिलियम, पेजाइजा का नया माइसिलियम बनता है। इस प्रकार इसका जीवन चक्र पूर्ण होता है। तो पेजाइजा, इसमें पेजाइजा भी एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है। तो आज हमने पेजाइजा का जीवन चक्र और इसकी कायिक संरचना और इसका आवास के बारे में हम अध्ययन किया। एपोथीशियम की संरचना के बारे में भी हमने इसका अध्ययन किया। इसका अनुदैर्ध्य सेक्शन के द्वारा इसकी आंतरिक संरचना का हम अध्ययन किया। थैंक यू।